डीआरडीओ अब नई वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण करेगा जो कि इराट प्रोग्राम का हिस्सा है। एचएएल और इंडियन एयरफोर्स 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में IRST लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसरो अब मंगलयान 2 मिशन की योजना पर काम कर रहा है। एचएएल ने मिस्र को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को स्थानीय असेंबली के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर दिया। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों एचएएल ने अभी हाल ही में इजिप्ट यानी कि मिस्र के अधिकारियों के साथ बातचीत की है, जिसमें कि एचएएल ने इजिप्ट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए स्थानीय असेंबली क्षमताएं भी शामिल है। दरअसल मिस्र कम से कम 35 विमानों का ऑर्डर देने की योजना बना रहा है। इसके अलावा मिस्र अब अपने देश के अंदर 100 ऐसे ही लड़ाकू विमानों को स्थानीय असेंबली के जरिए बनाना भी चाहता है। और वहीं LCA मार्क 1A LCA तेजस MK1 फाइटर जेट का एक उन्नत संस्करण है और मिस्र की सरकार ने भारत से विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि दोनों ही देश बड़े पैमाने पर बड़ी समानताओं को साझा करते हैं। दोनों ही देश MiG-29 मिराज 2000 और यहाँ तक कि डसॉल्ट राइफल को ऑपरेट करते हैं। और अगर दोस्तों ये सौदा सफल हो जाता है तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट यानी कि रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। ये भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का भी एक संकेत होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिसाइल टेस्टिंग के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया है, जो कि 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। और ये जो नो फ्लाई जोन है वो 445 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को कवर करता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, जो अपनी असाधारण गति और सटीकता के लिए जानी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ अब भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और आने वाले महीनों में डीआरडीओ अपने स्वदेशी S-400 के समकक्ष प्रोग्राम के पहले चरण की टेस्टिंग करने की योजना बना रहा है, जिसे कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इराट प्रोग्राम कहा जाता है। और डीआरडीओ का ये प्रयास एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टर वायु रक्षा प्रणाली के परीक्षण के साथ शुरू होगा, जिसकी 150 किलोमीटर की प्रभावशाली रेंज है। ERSAM इराट प्रोग्राम के तहत इंटरसेप्टर मिसाइल फेज के रूप में काम करता है, जो अंततः 2 और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों को शामिल करेगा। और दोस्तों इराट भारतीय सशस्त्र बलों में मौजूद एयर डिफेंस प्रणालियों का पूरक होगा, जिसमें कि इंडो इजरायली MRSAM और लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल यानी कि LRSAM सिस्टम के साथ रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना चीन की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर नौसेना निर्माण की योजना बना रही है। और पिछले महीने आपने देखा भी होगा कि भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत के समान ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ऑर्डर देने की योजना बनाई है। इसके अलावा भारतीय नौसेना 3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां और 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल पनडुब्बियों जैसी अतिरिक्त एसेट्स को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा। दोस्तों करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना का बेड़ा 2023 तक लगभग 155 से 160 युद्धपोतों तक पहुंच सकता है। 2035 तक कम से कम 175 युद्धपोत रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित अलग अलग एसेट्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जबकि चाइना अगले 5 से 6 सालों में 555 युद्धपोतों की संख्या तक पहुंच सकता है। और ऐसे में भारतीय नौसेना पीछे ना रहे, इसीलिए सक्रिय रूप से नौसेना कदम उठा रही है। हालांकि भारतीय नौसेना के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि बजटीय बाधाएं, इसके अलावा स्वदेशी जहाज निर्माण की क्षमताएं, क्योंकि भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताएं अभी भी विकसित हो रही हैं और देश को बड़े पैमाने पर एक बेहतर युद्धपोत बनाने में समय लग सकता है। इसके अलावा मैन पावर की कमी, भारतीय नौसेना को कर्मियों की कमी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कि बड़े बेड़े का संचालन और रखरखाव करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स चुनौतियां भी है। भारत की नौसैनिक निर्माण को चीन के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने कैटापल्ट लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन का अनावरण किया है, जो कि ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस मिशंस कर सकता है। इसकी क्षमताओं में खतरे को पहचानना, टारगेट को लॉक करना और उसे खत्म करना शामिल है। साथ ही इसकी जो पेलोड क्षमता है वो इसे अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ स्विचेबल म्यूनिशंस की अनुमति देता है और साथ ही इसमें मिशन अबॉर्ट की क्षमता भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड को भारतीय सेना की तरफ से 500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें कि जनरल स्टोर आइटम्स, स्पेशल क्लोथिंग और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन गियर शामिल हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना अब तापस ड्रोन का मूल्यांकन कर रही है और कहा जा रहा है कि इनकी कम संख्या में ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि ड्रोन की कुछ तकनीकी समस्याएं, इसके अलावा ड्रोन का वजन, डिजाइन लिमिटेशन और इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर भी इसमें शामिल है। और कहा जा रहा है कि ऐसे में आर्चर एनजी को तापस ड्रोन की जगह अधिक संख्या में चुना जा सकता है और आर्चर एनजी ही पहली चॉइस बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने अडानी डिफेंस सिस्टम को 30 वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया है, जिनका इस्तेमाल इनके फाइनल फेज के ट्रायल्स के लिए होगा। और आपको बता दें कि डीआरडीओ इसके 2 सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है, जो कि मेकशिफ्ट ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से किए गए। और ये जो अगला टेस्ट किया जाएगा वो प्रोडक्शन रेडी कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा। और एक बार ये टेस्ट अगर पूरे हो जाते हैं तो अडानी डिफेंस और भारत डायनेमिक्स तेजी से इनका उत्पादन करेंगे और कम से कम 5000 मिसाइलों का निर्माण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने 100 विजन 60 क्वाड्रुप्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स का ऑर्डर दिया है, जिनका एंड्योरेंस टाइम काफी लंबा है और ये ऑल वेदर ग्राउंड ड्रोन है, जिसे व्यापक स्तर पर ऑपरेट किया जा सकता है। और भारत ड्रोन शक्ति 2023 में मैंने एरो आर्क के इस ड्रोन का जो डेमोस्ट्रेशन था वो आपको दिखाया था। बता दें कि इसका इस्तेमाल रिमोट इंस्पेक्शन, इंटेलिजेंस सर्विलेंस, रिकॉग्निजेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्बिनेशन के लिए किया जा सकता है और इसमें 65% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। इसे एरो आर्क प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है, जो कि इंडियन डिवीजन है यूएस आधारित घोस्ट रोबोटिक्स की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना और एचएएल ने अब 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए नए सुधारों को लेकर बातचीत की है, जिनकी डिलीवरी 2028 से होनी है। और इस बातचीत में यह भी कहा गया है कि जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए बन रहा है, उसे 100 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ कई लाइन रिप्लेसेबल जो यूनिट्स हैं उन्हें भी स्वदेशी विकल्पों से बदला जाएगा, जिसमें कि स्वदेशी नोज कोन भी शामिल है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मूवी अब रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस फिल्म में कंगना रनौत भारतीय वायुसेना पायलट की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। छोटी क्लिप में फ्लाइंग सूट पहने अभिनेत्री को वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने के लिए तैयार होते देखा जा सकता है, जिसमें कि वो काफी सशक्त दिख रही हैं। वहीं निर्माताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वो अपने राष्ट्र के प्यार के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार है। इस फिल्म का दोस्तों रिव्यू करने मैं भी जरूर जाऊंगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ दोस्तों अब मंगलयान 2 मिशन पर काम कर रहा है और एक बार फिर से 9 साल के बाद मंगलयान 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत का जो दूसरा मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 4 पेलोड अपने साथ ले जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलयान 2 के वैज्ञानिक उपकरण मंगल ग्रह की विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें अंतर्ग्रहीय धूल, इस ग्रह का वातावरण और पर्यावरण भी इसमें शामिल होगा। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि ये सभी पेलोड अलग अलग चरणों में तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी खबर दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। चाइना दोस्तों पाकिस्तान के अंतरिक्ष क्षेत्र में मदद कर रहा है और चाइना को भारत के चंद्रयान 3 से इतनी दिक्कत हुई है कि अब वो अपना एक नया चांग-ई 6 मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई है कि इसमें पाकिस्तान का एक सैटेलाइट भी चंद्रमा पर जाएगा। द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन पाकिस्तान, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस और इटली से चंद्रमा पर पेलोड ले जाएगा। चांग-ई 6 में जो फ्रांसीसी उपकरण होगा वो रेडियोधर्मी गैस का परीक्षण करेगा और पाकिस्तान का क्यूबसैट नाम का एक उपग्रह चंद्रमा की कक्षा पर भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि चांग-ई 6 मिशन चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की यात्रा करेगा और सतह से नमूने एकत्रित करेगा और पृथ्वी पर वापस लाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो अब वीनस यानी कि शुक्रयान लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और भारत अपना शुक्र मिशन अगले साल लॉन्च कर सकता है। अगर ये लॉन्चिंग टलती है तो फिर इसका समय 2031 तक हो जाएगा, क्योंकि हालांकि शुक्र ग्रह के लिए जो बेहतरीन लॉन्च विंडो है वो हर 19 महीनों के बाद आती है। इसरो ने शुक्रयान की लॉन्चिंग के लिए कुछ बैकअप प्लान भी तैयार किया है, जिसके लिए इसरो ने 2026 और 2028 में भी 2 लॉन्चिंग विंडो रखी हैं, जिसमें कि इसरो को 2026 और 2028 में भी 2 लॉन्च विंडो मिलेंगे।
वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा भी 2031 में अपने अपने शुक्र मिशन का प्लान कर रहे हैं और चाइना भी अपना शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। हालांकि भारत का जो शुक्रयान मिशन है वो एक ऑर्बिट मिशन होगा जो कि शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अध्ययन करेगा। इसमें भी कई तरीके के पेलोड्स लगे होंगे। साथ ही इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं उसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी होगा जो कि शुक्रयान की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन भी करेगा। इस मिशन की जो लाइफ है वो 4 साल तक होगी, जिसे कि GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसका वजन 2500 किलोग्राम होगा, जिसमें कि 100 किलोग्राम के पेलोड्स लगे होंगे। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।